हेलो एंड वेलकम टू पढ़ रहे बोर्ड चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से इस चैनल पे स्वागत किया जाता है। तो भाई फाइनली हम आपको 12th की केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो ऑलरेडी आपको दो चैप्टर्स के वीडियो मिल गए होंगे, सॉलिड स्टेट एंड सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि आपका 12th का थर्ड चैप्टर है। अगर आपने पहले दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में वो दोनों वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो देखिए भाई, जब पिछली वीडियो मैंने सॉलिड स्टेट की बनाई थी तो बोले सर ये तो आपने काफी कम टाइम की बनाई। देखिए ज्यादा टाइम की बनाते हैं वो आप देखते नहीं है। मैं तो सॉलिड स्टेट 10 घंटे में भी पढ़ाया है, मैंने सॉलिड स्टेट को 16 घंटे में भी पढ़ाया है, लेकिन मैं अभी जो वीडियो डाल रहा हूँ वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड डाल रहा हूँ। भाई हर टाइप का मैं क्वेश्चन लेना चाहता हूं और आपके एग्जाम रिलेटेड, ऐसे नहीं कि मैं भाई बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवा दूं, कुछ आपको थोड़ा बहुत आप अपने लेवल पे भी कर सकते हैं। मुझे जो इंपॉर्टेंट लगते हैं, थोड़े से लगते हैं कि इसमें भाई 2-3 कंसेप्ट मिक्स है, मैं वो जरूर बताता हूँ, ठीक है। तो और कोई आपका फीडबैक हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल भी देरी ना करते हुए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है 12th की केमिस्ट्री हमारी चल रही है एंड आज का डिस्कशन होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बताऊं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की खास बात है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 3 टॉपिक में डिवाइडेड है। इलेक्ट्रो जो केमिस्ट्री है वो आपका 3 टॉपिक में डिवाइडेड है, ठीक है। एक जो पार्ट होता है बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, दैट इज आपका, अगर हम बोले तो वो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसी में आपका गैल्वेनिक सेल वगैरह आ जाता है, नर्व्स इक्वेशन आ जाती है, यहीं पे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की भी बात कर लेते हैं। दूसरा जो पार्ट होता है यहाँ पे वो आपका होता है किसका भाई, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलिसिस का, किसका होता है दूसरा पार्ट यहाँ पे, इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आता है दैट इज फ्राडेज लॉ, दैट इज फ्राडेज का न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल सकता है, फ्राडेज लॉ, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे जो तीसरा टॉपिक है दैट इज कंडक्टेंस। तो यहाँ पे भाई ये 3 टाइप के टॉपिक्स होते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ये 3 टॉपिक हम पढ़ते हैं। तो इन तीनों से जुड़े हुए क्वेश्चन मैंने आपके इस क्लास में लिए हैं। तो पहले शुरुआत करेंगे आपका वन लाइनर और एमसीक्यू से। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। ये कह रहे हैं ये जो ई नोट सेल है, ई नोट सेल जो है, या फिर जो डेल्टा जी नोट आर है ना, गिव्स फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड। देखिए यहाँ पे जो नोट लगा हुआ ना, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये कह रहा है फॉर ए सेल रिएक्शन विल एवर बी इक्वल टू 0। क्या ये जो दोनों टर्म है ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड गिव्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशन, क्या ये 0 हो सकती है? नहीं भाई, नो, इसका सीधा सा आंसर है नहीं। कभी भी ये दोनों टर्म आपका 0 के इक्वल नहीं हो सकती है। देखिए अगर आपने थोड़ा बहुत आइडिया हो, थोड़ी बहुत चीजें अगर आपने पढ़ी हो, तो हमेशा आपको ऐसा लिखा मिलता है कि Zn से Zn2 पॉजिटिव की वैल्यू 0.76 वोल्ट होती है। देखिए हर मेटल जो है आपकी, उसका कोई ना कोई आपको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जरूर मिलेगी। इनकी जो वैल्यू है वो आपका 0 होने वाली नहीं है ना। तो इनकी जो ई नोट सेल है वो 0 नहीं होता है, ना ही डेल्टा जी नोट की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। हाँ, ये हो सकता है कि एट इक्विलिब्रियम पे अगर आप बात करोगे, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, ई सेल जो होता है ना, ईएमएफ ऑफ दी सेल, वो आपका बिल्कुल 0 के इक्वल हो जाता है, या फिर डेल्टा जी नो, जो डेल्टा जी है वो भी 0 पे। ये स्टैंडर्ड वाली कंडीशन है स्टूडेंट्स, ये आपका 0 के इक्वल नहीं होती है। हालांकि एक और बात बता दूं, जो आपका SHE होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, आपकी जो IUPAC है, हमारी IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उसने ये बात मानी हुई है कि SHE का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो चाहे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, वो 0 के इक्वल होता है। बट नॉर्मल केस में वो एज्यूम किया हुआ IUPAC ने बोला कि आपको ये मान के चलना है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था, कभी भी ई नोट सेल की वैल्यू किसी मेटल के लिए, किसी नॉन मेटल के लिए आपका 0 के इक्वल आपको नहीं मिलेगी। ई सेल की वैल्यू 0 हो सकती है एंड डेल्टा जी की भी वैल्यू 0 हो सकती है, और वो भी इक्विलिब्रियम के ऊपर, ठीक है। तो यही यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है, नो बट ई सेल और डेल्टा जी ऑफ अ रिएक्शन कैन बी 0 एट इक्विलिब्रियम। आपने जरूर इसके बारे में जरूर सुना होगा कि जो डेल्टा जी होता है दैट इज डेल्टा जी नॉट एंड 2.303, एंड यहाँ पे हम क्या लिखते हैं भाई, डेल्टा जी नॉट। तो यहाँ पे आपका क्या लिखा जाता है, RT log, यहाँ पे पहले रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है।
तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, जो डेल्टा जी है ये आपका 0 के इक्वल हो जाएगा, एंड जो ये रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है ये के इक्विलिब्रियम के इक्वल हो जाता है। तो जब आप फाइनली वैल्यू यहां से पुट करते हैं तो आपको जाके ये सारा डाटा यहां से निकल के आ जाता है, एक इक्वेशन होती है। तो यहां से हम डेल्टा जी नोट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच का रिलेशन निकाल पाते हैं, वो भी इक्विलिब्रियम पे ही पॉसिबल हो पाता है। तो ये हमारा भाई पहला क्वेश्चन था, वन लाइनर क्वेश्चन था। होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपका जो है फ्राडेज लॉ से जुड़ा हुआ है। देखिए भाई थ्योरेटिकल फ्राडेज लॉ अगर आप बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, बट मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है फ्राडेज लॉ को, क्योंकि मैं ज्यादातर कॉम्पिटिशन के बच्चों को पढ़ाता हूँ, लेकिन फिर भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। कोई भी फ्राडेज लॉ का क्वेश्चन नहीं रुकेगा अगर आपको ये तरीका आता है तो देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है हाउ much charge in Faraday is required for the reduction of 1 mole of A। ये कह रहा भाई आपके पास 1 मोल A एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है, इसका रिडक्शन करना है। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका एल्यूमिनियम में। ये कह रहा है कि यहाँ पे कितना फ्राडे चार्ज लगेगा। तो देखिए स्टूडेंट, हम एक बात आपको पढ़ाते हैं, जितने इक्विवेलेंट होते हैं, है ना, देखो ये हिंदी में ही लिख देता हूं मैं, जितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होते हैं, जितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होते हैं, जितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होते हैं उतना ही फ्राडे चार्ज होता है, उतने ही फ्राडे चार्ज होता है। ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैंने बताई है। देखिए आपको जो फॉर्मूले से इक्विवेलेंट वेट निकलवाया जाता है ना, तो वो सारी चीजें थ्योरेटिकल होती है, लेकिन ये एक लाइन ऐसी है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये लाइन क्या कह रही है, जितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होंगे उतना ही फ्राडे चार्ज होगा। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, अगर कभी भी आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने हो, है ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने हो तो उसका फार्मूला होता है n फैक्टर इनटू में मोल, है ना। क्या फार्मूला होता है स्टूडेंट उसका फार्मूला होता है n फैक्टर और इनटू में कर देना मोल। तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ जाते हैं। तो देखिए अब बोलेंगे जी n फैक्टर क्या होता है, तो जितना भी यहाँ पे देखो 3 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ ना, ऑक्सीडेशन नंबर का जितना भी चेंज होता है एक रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन नंबर का जितना चेंज होता है वही आपका एन फैक्टर होता है। तो यहाँ पे 3 का चेंज हो गया, इसलिए एन फैक्टर कितना, अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालूंगी इस क्वेश्चन का, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितना हो जाएगा, एन फैक्टर 3, और एग्जामिनर ने पहले ही बोल दिया कि 1 मोल, इसका मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने आ गए, 3। तो अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स 3 आ गए तो आपका 3 फराडे चार्ज यहाँ पे आपका रिक्वायर्ड होगा। जितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होंगे उतने फराडे ही चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस क्वेश्चन का जो डायरेक्ट आंसर है वो आएगा 3 फराडे। देखिए ये बहुत ही एक यूनिक टॉपिक अपने आप में, यूनिक तरीके से मैंने पढ़ाया है। जब आप इस तरीके से लिखेंगे ना, एग्जामिनर को लगेगा यार बच्चे को तो मतलब बुक की नॉलेज नहीं है ना। एक बच्चा ऐसा होता है बुक के रट्टे लगा के और अपने फॉर्मूले पुट करके निकालता है, और जब बच्चा इस तरीके से निकालेगा एग्जामिनर जो है उसको पता लग जाएगा यार बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो खूब सारे आगे पॉजिटिविटी बनती जाएगी, अच्छे मार्क्स आपको जरूर देगा वो, ठीक है, इस तरीके से। हालांकि अगर आप इसका फॉर्मूले से जाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल फॉर्मूला इन्होंने भी यूज नहीं कर रखा, हालांकि तो इन्होंने भी डायरेक्ट लिखा है। देखो यहाँ पे भी 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो 3 फैराडे इसने बोला, लेकिन जो कंसेप्ट है वो मैंने बताया, क्योंकि आगे 3 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा तो उसमें आपकी हेल्प हो जाएगी इस कंसेप्ट को अगर आपने अच्छे से सीख लिया है तो। चलिए अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन एक स्पेशली डेफिनेशन आपसे पूछी गई है, ठीक है। डेफिनेशन क्या कह रही है, डिफाइन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो आपको क्या करना है भाई, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को डिफाइन करना है ना। स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी इसको बोल देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली आपका क्या है, एक डेफिनेशन है, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी वो कंडक्टेंस होता है ना, जब आपकी लेंथ जो होगी, जो आपने वहां पे इलेक्ट्रोड लटका रखे होंगे जो भी होगा, उसकी लेंथ अगर 1 सेंटीमीटर है ना, गैप उनके बीच का, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर क्यूब है, उस दौरान जो कंडक्टेंस होता है उसी को हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन है भाई, यहाँ पे लिखी हुई है, पढ़ लीजिएगा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस
कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट व्हेन डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, है ना। जैसे आपने देखा होगा भाई, आपने अगर कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देखा हो तो उसमें क्या रहता है भाई, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड रहते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ये कह रहा भाई, है ना, जब आपका इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, है ना, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में अगर डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर हो एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर क्यूब हो, उस दौरान जो कंडक्टेंस होता है, उसी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोला जाता है, उसी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी बोला जाता है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये डेफिनेशन है, ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी इजी है, ज्यादा टफ वाली बात यहाँ पे नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। ये देखिए, आपने टॉपिक पढ़ा होगा कोलरोस लॉ, उसी की एक एप्लीकेशन है या उसी का एक पार्ट है ये कोलरोस लॉ का। तो ये कह रहा भाई, अगर आपके पास कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है तो इसको कंप्लीट कीजिए। आप इसको कैसे कंप्लीट कर सकते हैं? देखिए स्टूडेंट, इसका मतलब होता है आपका कंडक्टेंस है ये, है ना, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर कंडक्टेंस है, ठीक है। तो इसको आपने लिखना है इन द फॉर्म ऑफ आयंस। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या कीजिएगा स्टूडेंट, ये जो सोल्ट आपको दिया हुआ है इसको ब्रेक कर लीजिएगा। Na2SO4 जो है इसको आप ब्रेक करेंगे तो आपको मिलेगा 2Na पॉजिटिव एंड एक आपको यहां से सल्फेट मिलने वाला है, एक आपका यहां से सल्फेट मिलने वाला है। तो कोलरोस लॉ यही कहता भाई, अगर मान लीजिए आपके पास इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ये M का मतलब मोलार कंडक्टेंस है, मान लो अगर आपका कोई AB सोल्ट है ना, AB सोल्ट, तो इसको आप क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलार कंडक्टेंस A पॉजिटिव। अगर इसका कोई आगे कोफिशिएंट है, मान लो अगर ये Na होता है ना, Na होता, या इसको आप ऐसे लिख लीजिए, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं मैं ताकि आपको हेल्प हो जाए। मान लो आपका X लिखा हुआ है एंड BY लिखा हुआ है, इस टाइप का कोई सोल्ट हो, तो फिर आपका जो ये दिया हुआ है इसके आगे लगा देना, प्लस में Y इंटू में आपका इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर वाला, यहाँ पे आप B नेगेटिव कर देना। इस तरीके से यहाँ पे इसका यूज करते हैं। तो स्टूडेंट अब आपको लिखना है, इसको कंप्लीट करना है, तो इसको कंप्लीट आप एक तो इस तरीके से कर सकते हैं भाई, ये रहा, तो एक आपको 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि यहाँ पे 2 Na पॉजिटिव है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि यहाँ पे 2 Na पॉजिटिव है, तो 2 Na पॉजिटिव हो गया, प्लस में और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे वापिस से SO4 2 नेगेटिव, क्योंकि सल्फेट एक ही है। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। आप इसको मोलार कंडक्टेंस के टर्म में भी लिख सकते हैं, आप इसको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के टर्म में भी लिख सकते हैं, दोनों टर्म पॉसिबल होगी। आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, सॉल्यूशन में भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि कुछ इसी तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। 2 टाइम्स मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन Na पॉजिटिव प्लस में मोलार कंडक्टेंस ऑफ सल्फेट आयन। अगर आप इसको इस तरीके से लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों बातों में, ठीक है। तो ये भी भाई आपका कंडक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यस, दिस इज क्वेश्चन आपके सिलेबस में मेंशन है स्टूडेंट, आपके सिलेबस में मेंशन, और ऐसे क्वेश्चन जबरदस्त होते हैं भाई। एप्लीकेशन ऑफ ECS, है ना, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ये क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है भाई, आपको ना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे दिए क्वेश्चन में। कौन से पोटेंशियल दिए हैं, नोट कीजिए, रिडक्शन पोटेंशियल किस किस का, कॉपर का एंड जिंक का। तो ये है भाई आपका कॉपर का और ये है जिंक का। अब ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। स्टूडेंट पहले तो आप मुझे ये बात देखिए भाई, जिसका ऑक्सीडेशन होता है ना, जिसका, मैं यहां खुद लिख देता हूं, खुद यानी जिसके खुद का ऑक्सीडेशन होगा वो किसी दूसरे को क्या करवाएगा ना, दूसरे को क्या करवाएगा, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा वो दूसरे को क्या करवाएगा, किसी दूसरे का रिडक्शन करवाएगा। कहने का मतलब है ऐसे कॉम्प्लेक्स, ऐसे कंपाउंड जिनका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं वो आपका, वो जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या मिलेंगे आपको, रिड्यूसिंग एजेंट मिलेंगे। वो क्या मिलेंगे भाई, रिड्यूसिंग एजेंट मिलेंगे, बहुत ही अच्छी बात है। और जिनका खुद का रिडक्शन होता है वो किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे, इसलिए वो आपका बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, है ना। तो जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इन्होंने दे दिया जी रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखिए भाई, जिसका भी, देखो यहां से एक और बात लिख लो, चाहे इसको येलो कलर में लिख देता हूं, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, आरपी का मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा
ज्यादा होगा ना उसका रिडक्शन अच्छा होता है, उसका रिडक्शन अच्छा होता है, ये बात नोट कर लेना। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन अच्छा होगा। तो अब यहाँ पे देखिए, तो रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का पॉजिटिव है एंड जिंक का नेगेटिव है। अगर कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, ज्यादा है, तो कॉपर का रिडक्शन होगा। अगर कॉपर का रिडक्शन होगा तो कॉपर तो फिर कैसा हो गया जी, कॉपर तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, कॉपर तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बट आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो भाई यहाँ पे देखिए जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि देखिए एक बात और आपको बताऊंगा इसी से जुड़ी हुई, क्योंकि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल वो कम है। अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा रहा होगा, इसलिए जिंक का ऑक्सीडेशन होगा। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो अच्छे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो इन दोनों में से अगर पूछे ना कि कौन स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा जी जिंक। जिंक यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, है ना स्टूडेंट, जिंक इज द करेक्ट आंसर। आपको एक बात और बता दूं स्टूडेंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे किसी का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल LX लिखा हुआ है, कोई एक ए मॉलिक्यूल है, ए आयन बोल सकते हो, कुछ भी मेटल बोल सकते हो, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल X है। तो अगर आपको इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए ना, तो सिर्फ साइन चेंज करते हैं स्टूडेंट। क्या चेंज करते हैं? सिर्फ साइन चेंज करते हैं। यहाँ पे X था तो यहाँ पे मैंने -X कर दिया, बस इतनी बात। ऑक्सीडेशन दे रखा और रिडक्शन चाहिए तो सिर्फ साइन चेंज करना है, वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो उसका जो सॉल्यूशन वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, जिंक इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इट has lower standard reduction potential of that copper। तो यहाँ पे भी वही बात लिखी हुई है जो आपको समझ में आ जानी चाहिए थी। नेक्स्ट भाई, ये नास्ट इक्वेशन का एक स्टेप हो सकता है, और ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। कई बार वो न्यूमेरिकल की फॉर्म में पूछेगा, कई बार वो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेगा, ये भी बता रहा हूं, दोनों चीजें हो सकती हैं पॉसिबल। तो ये कह रहा भाई Ag पॉजिटिव एक्वस ने एक इलेक्ट्रॉन लिया और Ag में कन्वर्ट हुआ, इसका रिडक्शन, आपका रिडक्शन या ऑक्सीडेशन वो हमें देखना आना चाहिए। तो उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल इन्होंने दे दिया है, ठीक है ना, उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल इन्होंने दे दिया है। उसके बाद Fe2 पॉजिटिव ने भी 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है एंड आयरन, ये भी रिडक्शन। आपको देखने से पता लग जाना चाहिए स्टूडेंट कि यहाँ पे देखिए एक पॉजिटिव से यानी कि +1 से 0 में गए, यहाँ पे भी रिडक्शन हो रहा है, एंड +2 से 0 में गए, यहाँ पे भी रिडक्शन। ये दोनों जो है ना आपका रिडक्शन पोटेंशियल है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल। अब ये कह रहा है कि इसका ईएमएफ निकालो, व्हाट इज द ईएमएफ। अगर हमारे पास ये रिएक्शन हो, तो अगर हमारे पास ये रिएक्शन हो, इस रिएक्शन से देखने से पता लग रहा है कि यहाँ 0 से 2 पे गया आयरन, 0 से 2 पे गया आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ है, एंड ये आपका जो +1 से 0 पे ही गया इसका रिडक्शन हुआ है। तो आप सभी को एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, अगर आपको इनोट सेल निकालना है, इनोट सेल, तो उसका फॉर्मूला होता है ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड, है ना, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। आप सभी ने स्ट्रिक के बारे में तो जरूर सुना होगा, लोन, है ना, लोन वर्ड के बारे में जरूर। आयल का मतलब होता है लेफ्ट, जो आपका गैल्वेनिक सेल होता है उसका जो लेफ्ट होता है, कंप्लीट गैल्वेनिक सेल में जो लेफ्ट पोर्शन होता है, ओ का मतलब वहां पे ऑक्सीडेशन होता है, ओ का मतलब वहां पे ऑक्सीडेशन होता है, ए का मतलब एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, और एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो लोन ट्रिक के बारे में आपने जरूर सुना होगा। आपको इनोड सेल निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड प्लस में रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड, प्लस में रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड। और भी फॉर्मूले रटवाए जाते हैं, लेकिन मुझे सिंपलेस्ट फॉर्मूला यही लगता है, बस अब अपना काम बन जाएगा स्टूडेंट। देखिए इस ये इक्वेशन क्या बता रही है कि आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन तो एनोड पे होगा, बट यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं दे रखा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जस्ट अभी मैंने बताया कैसे निकालना है। अगर ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल है, अगर आप इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहते हैं तो साइन चेंज कर दो बस। ये आपका कितना आ जाएगा जी, ये आपका आ जाएगा 0.44 प्लस का, प्लस में यहाँ पे रिडक्शन ही हो रहा है, और रिडक्शन पोटेंशियल इस रिएक्शन में भी रिडक्शन हो रहा है, तो इसमें सिंपली आप ऐड कर दीजिए इतना, इन दोनों को ऐड करने पे यह आ जाएगा 1.24 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था वो आपका बी आ जाना चाहिए था। स्टूडेंट्स
इस फार्मूला पे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद ये भी आपको काम में आ सकती है, ये जो मैंने आपको बात बताई है, अगर किसी मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा हो और आपको रिडक्शन निकालना हो तो सिर्फ साइन चेंज करते हैं, उसी से आप इजीली निकाल पाते हैं। तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है नर्स इक्वेशन के एग्जांपल्स में भी। जो नर्स इक्वेशन का अभी एग्जांपल आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, वहां पे काफी ज्यादा एक पार्ट बनता है ये नर्स इक्वेशन का, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन्होंने भी कुछ ऐसे ही किया हुआ भाई। देखो अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, है ना। इन्होंने क्या किया भाई, ये Ag पॉजिटिव से Ag रिडक्शन पोटेंशियल ही लिया, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल लिया, दोनों को माइनस करके। अलग अलग तरीके मैं बता रहा हूं, बहुत सारे तरीके होते हैं, और मैं कहूंगा आप बुक किस तरीका यूज ना करें, आप अपना तरीका यूज करें, वो ज्यादा बेटर होता है। एग्जामिनर को लगता है कि यस, बच्चे को मतलब बुक के अलावा भी बहुत अच्छी नॉलेज है, ठीक है। तो बाकी दोनों बातें ही सही थी। अब एक और क्वेश्चन आ गया भाई, ये भी आपका कंडक्टेंस पार्ट से है, यूनिट से है भाई, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए दिस इज मोलार कंडक्टेंस, है ना, ये आपका भाई मोलार कंडक्टेंस होता है। आप सभी को फॉर्मूला तो पता ही होगा, मोलार कंडक्टेंस कापा इनटू में 1000 एंड डिवाइड बाय मोलारिटी, ये आपका फॉर्मूला होता है। उसके बाद ई सेल, उसके बाद सिर्फ कापा, एंड उसके बाद ये आपका जी हो गया। तो आपसे पूछ रहा है ना, जी नहीं होगा, ये बेसिकली आपका स्टार लगा रखा है, इसके ऊपर भी देखेंगे। इनके यूनिट पूछ रहा है भाई। देखिए सभी को पता होती है, कितने न्यूमेरिकल्स तो अभी डिस्कस कर चुके हैं कि आपका जो ये क्या पूछ रहा है, मैच द टर्म, अच्छा मैच करना बस, ठीक है ना। तो भाई ई सेल की तो पक्का ही क्या होगी, ई सेल की तो पक्का ही क्या होगी, वोल्ट होगी। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे एक आपके पास कापा बच गया है। अब देखिए इसमें एक चीज आ रहा है, मोलार है ना, तो यहाँ पे पर मोल आ रहा है, देखो पर मोल, तो इसकी ये वाली यूनिट रही होगी, इसकी ये वाली यूनिट रही होगी, और कापा की ये वाली यूनिट रही होगी, और ये में भी आपका सेल कांस्टेंट है, ये में भी आपका सेल कांस्टेंट है, तो इसकी यूनिट ये रही होगी। तो ये यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन था स्टूडेंट, आपको ऑलरेडी आगे दिख जाएगी सारी बातें कि किसकी यूनिट क्या है। देखिए तो ये आपका बिल्कुल सही मैंने आपको बताया कि ये आपका मोलार कंडक्टेंस की यूनिट थी, ठीक है। वोल्ट आपका ई सेल की कंडक्टेंस की होती है, एंड ये आपका कापा कंडक्टिविटी, एंड ये आपका सेल कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है ना, ये आपका सेल कांस्टेंट मिलेगा। तो ये क्वेश्चन शायद आप सभी को समझ में आ गया होगा काफी अच्छे तरीके से। यूनिट कन्वर्जन का सिंपली ये क्वेश्चन था। अब आगे बात करते हैं स्टूडेंट, ये देखिए भाई, ये भी आपका फैराडेज लॉ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ना। इसमें भी देखो फॉर्मूला भी यूज हो सकता है और एक दूसरा मेथड भी यूज हो सकता है। इसमें आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द टाइम इन हावर्स, घंटों में टाइम बताइए, अगर 24 ग्राम मैग्नीशियम MgCl2 से निकला है और 10 एम्पियर करंट है। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि आपका फार्मूला क्या होता है। तो जो आपका करंट होता है, करंट I, उसका फार्मूला होता है Q/T, Q/T, ठीक है। अगर आप यहाँ पे करंट को एम्पियर में ले रहे हैं, अगर आप यहाँ पे करंट को एम्पियर में ले रहे हैं, तो Q को आपको फैराडे में लेना होता है, फैराडे में आता है, एंड टाइम आपका सेकंड में होना चाहिए, टाइम आपका सेकंड में होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर आपको टाइम चाहिए तो मैं इनडायरेक्टली ये भी तो कह सकता हूं, अगर आपको टाइम चाहिए तो Q डिवाइड बाय करंट करना पड़ेगा, ठीक है। करंट तो दे दिया 10 एम्पियर है। अब बात आगे से इसको कैसे निकालें, है ना, चार्ज को कैसे निकालें, वो भी फैराडे में। तो वही तरीका काम आएगा, जितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, है ना, जितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट उतने फैराडे चार्ज, ठीक है। तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने का तरीका मैंने बताया था, मोल इनटू में एन फैक्टर, एन फैक्टर को वैलेंसी फैक्टर भी बोला जाता है। सबसे पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो भाई मोल्स कैसे निकाले जाते हैं स्टूडेंट्स, मोल्स कैसे निकाले जाते हैं, 24 गिवन वेट 24 और डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट, तो मैग्नीशियम का वेट 24 ही होता है, हमें पता है। तो हमारे पास मोल कितने आ गए स्टूडेंट, मोल 2, मोल 1 आ गया मोल। अब अगर मैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालूं, यहां से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अगर निकालूं तो एन फैक्टर, देखिए जितना जिस भी कटायन पे जितना चार्ज होता है वही उसका एन फैक्टर होता है। कटायन पे जितना चार्ज होता है वही उसका एन फैक्टर होता है। तो आप सभी को पता होगा कि मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है ना, एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव था, इसलिए वहां पे एन फैक्टर 3 हो गया था। अब मैग्नीशियम पे चार्ज 2 पॉजिटिव, तो इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे आप 2 से एंड मोल 1 हो गया। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने हो गए स्टूडेंट,
नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने होंगे 2, है ना। अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स 2 है तो क्या की वैल्यू भी कितनी आ गई 2 फराडे, ठीक है 2 फराडे। यहाँ पे मैं थोड़ी सी गलती ये कर गया कि आप इसको किस में लेके रखना, कुलाम में आता है, सॉरी स्टूडेंट, ये किस में आता है, ये कुलाम में। अगर आप चार्ज को कुलाम में लेते हैं, टाइम को सेकंड में लेते हैं, तब जाके करंट आपका एम्पियर में आता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो अब आपका चार्ज आ गया 2 फराडे, इसको कुलाम में कन्वर्ट कीजिए। तो कुलाम में 1 फराडे के अंदर होते हैं 96,500 कुलाम, ठीक है। तो 96,500 कुलाम, तो ये यहां से आपका जो है क्या आ चुका है, चार्ज आ चुका है। तो इसको आप देखेंगे भाई 2 इंटू में ये 96,500 कर दिया यहाँ पे, और इसको डिवाइड कर दिया 10 से, 10 एम्पियर चार्ज आपको दे रखा है, इससे ये आपका कट गया भाई मान लो। अब इसको जब आप सोल्व करेंगे, अब ये जो टाइम आया है ना सेकंड में आएगा, ये जो टाइम आया है ये सेकंड में आएगा, बट एग्जामिनर ने आपसे हावर में पूछा है, तो इसलिए इसको अगर आपको सेकंड को घंटों में बदलना है तो 3600 से डिवाइड करना पड़ता है। तो ये जो टर्म आई है 2 इंटू में 96 ये रहा, इसको 3600 से डिवाइड कर देना, 10 से 10 गई, और इसकी आप कैलकुलेशन सोल्व कर लेना भाई। ये लगभग 180 पे आ गया, और ये लगभग 4 पे तो नहीं जाएगा मेरे हिसाब से, 5.36 पे जा सकता है, 5.36 पे जा सकता है। इसका आंसर आपका डी दिया हुआ हो सकता है। बिल्कुल 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 एक्यूरेट है भाई, इन्होंने भी किया हुआ है। लग रहा है कि इतना सिंपल सा फॉर्मूला पुट कर देते, नहीं होता भाई, वही काम है जो मैंने किया है, लेकिन मैं एक कंसेप्ट आपको सिखा रहा हूँ, रटवा नहीं रहा हूँ, है ना। ये फॉर्मूला मैं रटवा सकता था, फिर आप पूछते सर ये चीजें कहां से आ रही है, इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो इसका आंसर क्या है भाई आपका, इसका आंसर क्या है आपका, डी इज द करेक्ट आंसर, डी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। देखो इससे आपको क्या, फ्राइडे से आपने वो तो आइडिया ले लिया, उसके बाद आपको इस फॉर्मूले का पता होना चाहिए था कि करंट एंड चार्ज एंड टाइम में क्या रिलेशन होता है। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए था, अगर आप करंट को एम्पियर में लेंगे तो चार्ज कूलम में होना चाहिए एंड टाइम सेकंड में होना चाहिए। उसके बाद लास्ट में ये भी ध्यान रखना था कि आपसे टाइम हावर्स में पूछा है, न कि आपका सेकंड में। अब देखो भाई, कहोगे सर ये क्या है, तो देखो ये हो गया जी मास इनटू में जेड, आई एंड टी सब पता है। तो ये जेड कैसे निकाला जाता है स्टूडेंट, इस जेड को कैसे निकाला जाता है। ठीक है 24 तो इसका मोलार वेट होता है ना, ये मोलार वेट, 2 यहाँ पे एन फैक्टर हो गया एन, एंड ये 96,500 आएगा यहाँ पे। भाई कुछ सिली मिस्टेक है, उनको आप अपने लेवल पे करेक्ट कर लीजिएगा। ये जेड है ना, ये उसी तरीके से निकाला जाता है ना, जैसे मैं आपको इक्विवेलेंट निकाल के बता रहा था, ये जेड उसी तरीके से निकाला जाता है। लेकिन यहाँ पे आप कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको पूरा कंसेप्ट दूसरी बार बता चुका हूँ, जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये तो हो गया, ये आपका जो है जो क्या बोलते हैं सोल्ट ब्रिज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। KCl यूज इन दी सोल्ट ब्रिज बिकॉज K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव हैव ऑलमोस्ट इक्वल मोबिलिटी। तो ये बात बिल्कुल सही है भाई। जो भी आप यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, सोल्ट ब्रिज आप सभी को पता होगा, एक यू शेप की ट्यूब होती है जिसके अंदर हम कोई भी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। क्या डालते हैं स्टूडेंट, कोई भी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की खास बात क्या होती है कि मान लो जैसे कि KCl, एक तो यही बात है कि इन दोनों की आयोनिक मोबिलिटी सेम होनी चाहिए। आयोनिक मोबिलिटी का मतलब होता है इनकी स्पीड सेम होनी चाहिए, स्पीड सेम होनी चाहिए। और ये क्या करते हैं भाई, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस करके रखते हैं, है ना। कोई भी सेल जो है ना वो ज्यादा लंबे समय तक काम करे, उसके लिए क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस करना जरूरी है। उसी के लिए हम उनके अंदर दोनों हाफ सेल्स के अंदर हम एक यू शेप की ट्यूब डालते हैं और उसके अंदर हम कोई ना कोई इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं इन अगर सॉल्यूशन। ठीक है, और वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है इन दी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है भाई, तो ये बात बिल्कुल ट्रू है, यहां से आप देख भी सकते हैं इन्होंने लिखा हुआ ट्रू। उसके बाद अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, हालांकि लेंथी जरूर थे, लेकिन 1 नंबर में ही पूछे जा सकते हैं। अब ये भाई ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलार एसिटिक एसिड इज दिस, calculate dissociation constant of an acid if the molar conductivity at infinite dilution of the acetic acid is this।
वाह बहुत बढ़िया। तो इसे क्या मामला जी, कुछ समझ में नहीं आया। सबसे पहली बात तो स्टूडेंट्स ये नोट करना है, आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन दे रखी है ना, यूनिट जरूर देखा करो, न्यूमेरिकल में यूनिट जरूर देखा करो कि क्या दे रखी है। तो कंसंट्रेशन दे रखी है यहाँ पे 0.01 मोलार। उसके बाद कंडक्टिविटी कापा दे रखा आपको, कापा कितना दे रखा भाई 4 इंटू में 10 की पावर -5 है ना, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये कापा कंडक्टिविटी की यूनिट होती है। तो कंसंट्रेशन मिल गई, कापा मिल गया। उसके बाद आपसे पूछ क्या रहा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछ रहा है। डिसोसिएशन कांस्टेंट बोले तो Ka पूछ रहा है भाई, Ka पूछ रहा है आपसे, ठीक है। इफ मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, ये भी आपको गिवन है, मोलार कंडक्टिविटी 390 साइमन सेंटीमीटर का स्क्वायर एंड पर मोल, ये भी आपको गिवन है। तो अब आपको ये निकालना है स्टूडेंट, ये कैसे निकालेंगे? देखिए एक तरीका तो ये हो सकता है भाई, एक अल्फा होता, अल्फा की जरूरत पड़ती है हमें, अल्फा बोले तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसकी जरूरत पड़ती है। और इसके लिए फॉर्मूला होता है ये जो कंडक्टिव इवन है एंड मोलार कंडक्टेंस आपको निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? इन दोनों का जो रेशो होता है ना, इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाले का एंड मोलार कंडक्टिविटी का जो रेशो होता है वो इसके इक्वल आता है, और इसका ही यूज पड़ता है इसको निकालने के लिए, Ka को, डिसोसिएशन कांस्टेंट को निकालने के लिए। अब भाई ये कहां से निकाले जी मोलार कंडक्टेंस? मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, मोलार कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा इनटू में 1000 एंड डिवाइड बाय m। तो कापा आपको दे रखा है, ये राजी कापा आपको दे रखा है 4 इंटू में 10 की पावर -5, इसको मैं 10 की पावर 3 लिख देता हूं, एंड ये आपका 0.001, अगर ये ऊपर जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, है ना, 3 टर्म ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव। तो ये 10 की पावर 6 हो गया, एंड ये 10 की पावर -5, एक बचेगी। तो ये जो मोलार कंडक्टेंस है ये आपका 40 आ गई, मोलार कंडक्टेंस 40 आ गई। तो इसको डिवाइड कर देना भाई, यहाँ से देखो पूरा इन्होंने कर रखा है। सबसे पहले हमने क्या किया भाई, यहाँ पे सबसे पहले हमने ये मोलार कंडक्टेंस निकाला जो कि 40 आ गई, जो मैंने अभी बताया। उसके बाद अल्फा आपको निकालना था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? सबसे पहले ऊपर रखा जाता है यहाँ पे मोलार कंडक्टेंस एंड नीचे रखा जाता है मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा 0 से 1 के बीच में आता है, इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की। तो इसको जब आपने देखा 40 को डिवाइड कर देना है 390 से, तो इससे ये करोगे तो ये लगभग 1/10 के आसपास है, 0.1 समथिंग आएगा। अभी कैलकुलेशन एग्जैक्ट यहाँ पे की हुई है, तो ये देखो आपका क्या आ गया 0.10, तो ये दोनों आ गए। उसके बाद Ka, इसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट इसी को बोला जाता है। तो इसकी वैल्यू का फॉर्मूला होता है सी बोले तो कंसंट्रेशन, जो कि आपको 0.01 गिवन है, एंड अल्फा हमने निकाल लिया, और ये आपका 1 - अल्फा। जब फाइनली आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे, दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको यहाँ पे 3-4 फॉर्मूले बता दिए, सिर्फ एक क्वेश्चन के अंदर 3-4 फॉर्मूले। सबसे पहला मोलार कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, अगर आपको कंडक्टिविटी एंड मोलैरिटी गिवन हो तो। उसके बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ऐसे न्यूमेरिकल देखो, ये मैं ऐसे इसलिए करवा रहा हूं कि 3 क्वेश्चन, 3-4 टाइप के क्वेश्चन इस सिर्फ एक न्यूमेरिकल से बन गए हैं, साथ के साथ में आपका कंसेप्ट भी डेवलप हो रहा है, ठीक है। अगर कंडक्टेंस से क्वेश्चन आएगा, या तो कोई डेफिनेशन पूछेगा या यूनिट पूछेगा 1 मार्क्स में, उसके अलावा न्यूमेरिकल ही बनेगा। थ्योरेटिकल पार्ट मुश्किल है कंडक्टेंस से आना, ये बात ध्यान रखिएगा मेरी, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। ऐसा क्वेश्चन जस्ट थोड़ी सी देर पहले ही मैंने करवाया है, जो 1 मार्क्स वाला था, सेम वैसा ही क्वेश्चन ये आ गया। Calculate time deposit in 1.27 gram of copper at cathode when 2 ampere current passed through the solution। तो यहाँ पे टाइम ही पूछ रहा है, हालांकि इसने बताया नहीं है कि टाइम किसके अंदर, ठीक है। तो टाइम आप हावर के अंदर भी निकाल सकते हैं, सेकंड के अंदर भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तरीका वही होगा स्टूडेंट, तरीका वही होगा। आपको क्या चाहिए? टाइम। तो टाइम किसके इक्वल होता है? आपका चार्ज डिवाइड बाय ये। अब ये कूलाम्ब में होना चाहिए, कूलाम्ब में, और ये एम्पियर में होना चाहिए। ये तो एम्पियर में दे रखा है। अब चार्ज निकालना तो कैसे? इक्विवेलेंट निकालो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो 1.27 ग्राम है कॉपर, तो मोल्स निकालो सबसे पहले कॉपर के। क्या निकालने पड़ेंगे? मोल्स। मोल्स कैसे निकालते हैं? 1.27 जो है गिवन वेट, और डिवाइड कर दो मॉलिक्यूलर वेट से, डिवाइड कर दो मॉलिक्यूलर वेट से, ठीक है। अगर ये अकेला होता
देखो ये 2 0 यहाँ से उतार ली, ये लगभग चला जाता 2 पे, ये लगभग कहाँ पे चला जाता भाई आपका 2 पे जाएगा या नहीं जाएगा भैया एग्जैक्ट देखो, नहीं शायद मुझे तो नहीं लग रहा कि ये 2 पे जाएगा, हाँ 2 पे चला जाएगा, तो ये आएगा आपका 0.02, ये आपके पास मोल्स आ गए, ठीक है ना, मोल आ गए, मोल की मल्टीप्लाई एन फैक्टर से, कॉपर के लिए एन फैक्टर क्या है, कॉपर सल्फेट है तो 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसकी मल्टीप्लाई 2 पॉजिटिव से कर दो, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो आ जाएंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वो 0.02 इंटू में 2 यानी कि 0.04 आ गए, तो ये आपके पास फराडे में आ गया, फराडे, बट आपसे तो फराडे नहीं, यहाँ पे तो किस में चाहिए, गुलाम में, तो 0.04 के मल्टीप्लाई कर दो 96,500 से और डिवाइड कर दो 2 एम्पियर से, तो ये 2 0 नीचे आई, इससे ये कैंसिल हुआ और इससे ये कैंसिल हुआ, इसकी मल्टीप्लाई 2 से करोगे 3 आ गया, 18 और 1 19, ये जो आया है टाइम ये सेकंड में आया स्टूडेंट, ये किस में आया, सेकंड में। अगर आपको आवर में चाहिए तो इसको 3600 से डिवाइड कर लेना, अगर आवर में चाहिए तो 3600 से डिवाइड कर लेना, मिनट में चाहिए तो 60 से डिवाइड कर लेना, ठीक है। तो ये भी फ्राडे लॉ का क्वेश्चन था, देख लो 1930 सेकंड आ गया है। हालांकि ये कुछ अलग तरीके का फॉर्मेट यूज कर रहे हैं, मैं ऐसा फॉर्मेट बिल्कुल भी यूज नहीं करता हूं स्टूडेंट, बात वही है घुमा फिरा के, अगर आप देखेंगे बात कोई अलग नहीं है, बात वही है, लेकिन ये फॉर्मूले के ऊपर डिपेंडेंट है, मैं मेरे कंसेप्ट के ऊपर डिपेंडेंट हूं। देखो ये जेड जो होता है ना इक्विवेलेंट, ये तो किसके इक्वल आ गया, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, जो मोलिकुलर वेट होता है ना आपका, मोलिकुलर वेट जो होता है उसको डिवाइड करते हैं एन फैक्टर से, वहां पे भी एन फैक्टर चाहिए, तो देखो यार एटॉमिक वेट डिवाइड बाय वैलेंसी, वैलेंसी का मतलब आपका होता ही एन फैक्टर है, देखो एटॉमिक वेट ये रहा और ये 2 रहा, तो देखो ये भी तरीका ही है, आंसर सेम आ रहा है यहाँ से भी और मेरे कंसेप्ट से भी सेम आ रहा है, तीसरी बार मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको करवा दिया है, तो फ्राडे लॉ का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप मेरे इस कंसेप्ट को फॉलो करेंगे। ये भी भाई जस्ट अभी थोड़ी सी देर पहले ही हमने ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया है, द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ये कंसंट्रेशन दे दी, ये आपका कापा दे दिया, आपसे मोलार कंडक्टिविटी पूछी है, इससे आसान तो क्या ही होगा भाई, जस्ट अभी मैंने आपको थोड़ी सी देर पहले ही करवाया है कि मोलार कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा 1000 एंड डिवाइड बाय मोलैरिटी, कापा यहाँ पे गिवन है 4.96 इंटू में 10 की पावर -2, इसको हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं 1000 को, और डिवाइड कर दो यहाँ पे 0.4 से, है ना, तो इसको जब देखेंगे तो ये 10 आ जाएगा और 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई, तो सोल्व कर लेना भाई कैलकुलेशन को, कैलकुलेशन आपको सोल्व करनी पड़ेगी, तो बिल्कुल इजी है, 124 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर एंड पर मोल। देखिए इस बात से भी हमें काफी हद तक आइडिया लगता है, पर मोल लिखा हुआ है ना, तो ये मोलार कंडक्टेंस है। अगर आप यहाँ पीछे देखें ध्यान से, तो यहाँ पे सिर्फ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स था, इसका मतलब दिस इज नॉर्मल कंडक्टिविटी, अगर कहीं पे पर मोल है इसका मतलब वहां पे मोलार कंडक्टिविटी, अगर कहीं पे पर इक्विवेलेंट लिखा मिल जाए तो वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगा, क्या होगा भाई, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अगर मैं आपको थोड़ा सा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला भी बताऊं तो वो भी सेम होता है, कापा है ना, कापा इनटू में 1000 एंड डिवाइड बाय नॉर्मैलिटी होता है, क्या होता है स्टूडेंट, डिवाइड बाय नॉर्मैलिटी होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है, अगर आप मोलार कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा भाई, n/m आ जाता है, और n/m को ही हम n फैक्टर भी बोलते हैं, n/m को ही हम n फैक्टर भी बोलते हैं, तो आपका जो है मोलार कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का रेशियो n फैक्टर के इक्वल होता है, ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भाई फुल फ्लैश क्वेश्चन है नॉस्ट इक्वेशन का, आइए समझाता हूं आपको, एंड यहाँ पे SHE यूज किया गया है, ये देखो ये जो होता है ना इसे हम SHE बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको IUPAC ने एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड माना हुआ है ना, इसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड इसके स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों की वैल्यू ही 0 मानी हुई है IUPAC ने, आप इसे कैथोड हाफ सेल के तौर पे भी यूज कर सकते हैं एंड आप इसे एनोड हाफ सेल के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। तो आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि EMF निकालिए ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना है, ये आपको एक सेल गिवन है, इसका आपको ये पोटेंशियल गिवन है, सारी चीजें आपको गिवन है,
ठीक है। तो हमारे पास इस सीधा सा फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो नस्ट इक्वेशन का ई सेल अगर आपको निकालना है तो ई नोट सेल है ना, एंड माइनस में 0.059 डिवाइड बाई एन, यहाँ पे लॉग, ऊपर करते हैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एंड नीचे करते हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है नस्ट इक्वेशन का। तो भाई एन तो साफ साफ दिख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखो Fe0 से 2 पॉजिटिव में जा रहा है, Fe0 से 2 पॉजिटिव में जा रहा है। तो n की वैल्यू क्या हो गई जी इस फार्मूला में 2, n की वैल्यू क्या हो गई जी इस फार्मूला में 2। उसके बाद ये कैसे निकालते हैं भाई, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखो यहाँ पे ये एनोड हाफ सेल है ना, एनोड हाफ सेल। बट देखो अगर ये एनोड हाफ सेल है, यहाँ तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट इसका तो रिडक्शन पोटेंशियल आपको दे रखा है क्वेश्चन में, बट इसका तो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है क्वेश्चन में, तो चेंज कर दो, आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ जाएगा। तो ये कितना आएगा जी, पॉजिटिव आएगा। ये प्लस में इसका 0 होता है जी, इसका 0 होता है, चाहे रिडक्शन पोटेंशियल चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0 होता है। तो ई नोट सेल की वैल्यू भी आ गई जी हमारे पास। अब क्या क्या बच गया भाई, ना एन आ गया, ई नोट सेल आ गया। अब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, उसके लिए आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी और बैलेंस करनी पड़ेगी। आइए देखते हैं भाई। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे येलो कलर से लिख देता हूँ दोनों रिएक्शन को। पहले मैं एनोड की रिएक्शन लिख देता हूँ, एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ से अगर मैं देखूं Fe जो है वो कन्वर्ट हो गया Fe2 पॉजिटिव में, प्लस में आपका 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, ठीक है ना, सही में बात समझ में आ गई। अगर मैं बात करूं कैथोड की, उसके ऊपर रिडक्शन होता है, तो वो कैसे हुआ होगा भाई, 2H पॉजिटिव। देखो अब यहाँ पे कहोगे सर 1 है, भाई बैलेंस करनी है मुझे, 2 तो लगाना पड़ेगा। 2H पॉजिटिव ने इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा और कन्वर्ट हो गया होगा H2 गैस के अंदर, कन्वर्ट हो गया होगा H2 गैस के अंदर, ठीक है जी, बात समझ में आ गई यहाँ से। तो अब देखिए स्टूडेंट, अगर आप बात करेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपका प्रोडक्ट कौन हो गया जी, प्रोडक्ट ये हो गया Fe2 पॉजिटिव एंड रिएक्टेंट कौन हो गया 2H पॉजिटिव एक्वस, क्योंकि सॉलिड की एक्टिविटी तो 0 मान के चलते हैं और गैस की प्रेशर 1 है, उसको भी हम अज्यूम नहीं करते हैं। तो अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देखना है, ये आपका प्रोडक्ट और ये आपका रिएक्टेंट, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में अगर मैं आगे पुट करूं, सबसे पहले भाई देखिए, अगर आपको ई सेल चाहिए तो सबसे पहले ई नोट सेल मैंने पुट कर दिया। उसके बाद इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में 0.059 को 0.6 भी लिख सकता हूं, 0.06 लिख सकता हूं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2, उसके बाद लो ऊपर किसकी कंसंट्रेशन थी, प्रोडक्ट की, किसकी थी, प्रोडक्ट की। कौन है प्रोडक्ट, Fe2 पॉजिटिव, कितना दे रखा है 0.001, यानी कि 10 की पावर -3, यानी कि 10 की पावर -3 दे रखा है, बिल्कुल सही बात है। नीचे कौन आया, नीचे आया 2H पॉजिटिव, 2H पॉजिटिव, H पॉजिटिव का स्क्वायर करना पड़ेगा, नीचे तो ये आएगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। और H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.01, यानी कि मैं बोल सकता हूं 10 की पावर -2, ठीक है ना, 10 की पावर -2। देखिए एग्जामिनर आपको ऐसी वैल्यू देता है ताकि आपको लॉग टेबल की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें 0.04 माइनस में 0.03, ये लॉग हो गया। अब देखो ये 10 की पावर -4 बनेगा और वो 10 की पावर -3, ये चला जाएगा। log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 0.41 वोल्ट, 0.41 वोल्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए ये न्यूमेरिकल 3 मार्क्स में आएगा तो आप क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये पहले भी मैंने निकालना बताया। n की वैल्यू 2 है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा था, ठीक है। उसके बाद ये बच्चे भूल जाते हैं ना कि 2H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव का स्क्वायर करना पड़ेगा, नीचे H पॉजिटिव का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। और मेरे हिसाब से कुछ बचता नहीं था इस क्वेश्चन में, तो आपका करेक्ट आंसर आ गया, ये बिल्कुल करेक्ट वही आया है। आप इन वाला सॉल्यूशन भी देख सकते हैं और बिल्कुल इन वाला सॉल्यूशन भी कुछ ऐसा ही है, बस ये ई नोट सेल अलग तरीके से निकाल रहे हैं और मैं अपने अलग तरीके से निकाल रहा हूँ, ठीक है। होप कि ये वाला एग्जांपल आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नस्ट इक्वेशन का 3 नंबर का न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, 1 नंबर का एमसीक्यूज भी आ सकता है अगर 3 नंबर का न्यूमेरिकल नहीं आया तो, ठीक है भाई। ये एक और क्वेश्चन है हमारा, कोलरोस लॉ का क्वेश्चन है, तो फटाफट इसको भी देख लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ दिस एंड दिस आपको दे दी है,
अब आपसे मोलर कंडक्टिविटी भी दे दी है, किसकी? मोलर कंडक्टिविटी, ये कंसंट्रेशन दे दी एंड ये मोलर कंडक्टिविटी दे दी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहा है। स्टूडेंट अभी अभी हमने जस्ट देखा कि अगर आपको अल्फा चाहिए तो उसके लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो मोलार कंडक्टेंस की एंड एक मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चाहिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, तो आपको क्या चाहिए होगा? उसी की मोलार कंडक्टेंस चाहिए एंड उसी की मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन चाहिए, ठीक है जी, वेरी गुड। सबसे पहले तो आप ये देख लिया करो कि हमें चाहिए क्या क्या है। अब आपको डेल्टा एम दे रखा, मतलब मोलार कंडक्टेंस चाहिए, तो देखो आपको यहाँ पे मोलार ये कंसंट्रेशन दे रखी है एंड आपको यहाँ पे कंडक्टिविटी दे रखी है। ये मोलार कंडक्टिविटी तो डायरेक्ट ही दे रखी है, ठीक है। तो क्या बच गया आपको? मोलार कंडक्टिविटी, दिस सॉल्यूशन इज दिस, मोलार कंडक्टिविटी दे रखी है, ये निकालनी। अब ये कैसे निकालेंगे? ये आपका एप्लीकेशन ऑफ फोलरोस लॉ में आता है ना। अब आपको क्या चाहिए स्टूडेंट? मोलार कंडक्टेंस चाहिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, है ना, ये चाहिए। अब ये कहां से निकले? इसके लिए हम यूज करते हैं फोलरोस लॉ की एप्लीकेशन। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आप देखोगे जो आपको लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी गिवन है वो अमोनियम क्लोराइड की है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की एंड NaCl की है, इसकी तो है ही नहीं। ऐसे केस में आपको क्या करना होता है स्टूडेंट? ऐसे दो सोल्ट को ऐड कर दो जिनमें कोई भी कॉमन आयन ना हो। क्या बोला मैंने? ऐसे दो सोल्ट को ऐड कर दो जिसमें कोई भी कॉमन आयन ना हो और तीसरे को उनमें से माइनस कर दो, मैंने क्या कहा? अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या इन दोनों में कोई कॉमन आयन है? नहीं है ना। इन दोनों को ऐड कर दो और NaCl को माइनस कर दो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। दोबारा से सुनिए, अगर मैं NaOH और NaCl को ऐड करता तो सोडियम कॉमन है, अगर मैं अमोनियम क्लोराइड और NaCl को ऐड करता तो क्लोराइड कॉमन है। तो ऐसे दो सोल्ट को ऐड करो जिसमें कोई भी आयन कॉमन ना हो, तीसरे को माइनस कर दो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया स्टूडेंट? अगर आपको ये चाहिए ना तो आप क्या करो, यहाँ पे मोलार कंडक्टेंस ऑफ, ये लिमिटिंग मोलार कंडक्टेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्लस में लिमिटिंग मोलार कंडक्टेंस ऑफ NaOH एंड माइनस में कर दीजिए लिमिटिंग मोलार कंडक्टेंस ऑफ NaCl। तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास ये आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आपको दे रखी है ऑलरेडी, इसकी है 129.8 प्लस में कर दीजिए यहाँ पे 217.4 एंड माइनस में कर दीजिए 108.9। तो ये आपके पास यहाँ से आ जाएगा, ये आपके पास यहां से आ जाएगा। तो ये नीचे वाला आपका आ गया, ऊपर वाला आपको डायरेक्ट दे ही रखा है, ठीक है, ऊपर वाला डायरेक्ट आपको दे रखा है। तो यहां से आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा। अगर आपको परसेंटेज में निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना। भाई इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इन्होंने कैसे दिया हुआ। सबसे पहले तो वही मेथड भाई जो मैंने बताया, अगर आपको ये चाहिए, क्योंकि इसमें हमें चाहिए होगा फॉर्मूले के अंदर, ये हमें चाहिए होगा फॉर्मूले के अंदर, तो इसमें क्या, ऐसे दो सोल्ट को ऐड करो जिनमें कोई भी आयन कॉमन ना हो और माइनस कर दो NaCl। तो ये आ गया जी आपका। इसके बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए मोलार कंडक्टेंस एंड इनफाइनाइट वाला, तो ये आपको ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में, देख लो ये रहा आपको ऑलरेडी। यहाँ पे इसका कोई यूज ही नहीं था कंसंट्रेशन का, तो इसका तो यूज ही नहीं था, ये मोलार वाला ही है। कैसे पता लगा? मुझे इस यूनिट से पता लग गया कि ये मोलार वाला ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाता। अगर आपको परसेंटेज में चाहिए था तो इसकी मल्टीप्लाई 100 से आप कर देते। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो सारे मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर जबरदस्त वाले बनते हैं। भाई आपका उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है जितना आपने और वीडियोस को दिया है, तो भाई थोड़ा सा आप कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारा टीचर्स लोगों का मन करे आप तक अच्छा कंटेंट देने के लिए, ठीक है। हर वीडियो में कुछ न कुछ सुधार आपको जरूर मिलेगा। आप कमेंट जरूर कीजिए, बताइए जरूर कि आपको क्या क्या चाहिए और किस किस तरीके से चाहिए, ठीक है। होप कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। मैंने काफी मेहनत की इसको बनाने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।